प्रायद्वीपीय भारत के नदी तंत्र को देख रहे हैं। कल पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में क्या क्या देखे थे? सबसे इंपॉर्टेंट नर्मदा देखा था, ताप्ती देखा था, लूनी देखा था, साबरमती देखा था, माही देखा था। और ऐसे ही मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में जो पश्चिम की ओर बहती है वो सबसे लंबी नदी नर्मदा थी। लेकिन मैं यह भी बताया था कि भारत की 3 सबसे लंबी नदी है। एक है गंगा, भारत में बहने वाली, एक है गंगा, दूसरी है गोदावरी, और तीसरी है नर्मदा। इसको भी ध्यान में करके रखिएगा। आगाज करता हूं मैं की ओर बहने वाली नदी से। आज की टॉपिक है, अपने कल की टॉपिक का ही एक्सटेंशन है। तो लिखेंगे पूरब की ओर बहने वाली, पूरब की ओर बहने वाली नदियां, पूरब की ओर बहने वाली नदियां, पूरब की ओर बहने वाली नदियां। है पूरब की ओर बहने वाली नदियां। सबसे पहले गोदावरी। तो गोदावरी क्योंकि सबसे लंबी है। गोदावरी ही पहले क्यों? प्रायद्वीपीय है। सबसे सबसे पहले लिखो गोदावरी, यही से आगाज कर। गोदावरी, गोदावरी, ठीक है। देखो सबसे पहले गोदावरी में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसीलिए इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं। इसे सबसे लंबी, सबसे बड़ी भी, सबसे लंबी और सबसे बड़ी भी। 1465 किलोमीटर, 1465 किलोमीटर, ठीक है। 1465 किलोमीटर, अच्छे से याद कीजिएगा उसको। और दूसरा, इसका जो बताए थे ना कि जल ग्रहण क्षेत्र, तो जल ग्रहण से वाटर सेट, तो इसका जो वाटर सेट है वो है 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो लिखेंगे इसका जल ग्रहण क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र 3.13 लाख, 3.13 लाख, 13 लाख, 13 लाख करोड़ किलोमीटर, सॉरी 13 लाख वर्ग किलोमीटर, जी वर्ग किलोमीटर। अब सबसे ज्यादा जल ग्रहण क्षेत्र किस राज्य में है? ठीक है, देखो मैं पहले भी कहूं कि एनसीईआरटी ने यदि कोई बात लिख दी तो ब्रह्म वाक्य मानी, ठीक है कि नहीं। जितने भी टिपिकल क्वेश्चन होंगे वो एनसीईआरटी से रहेंगे, इसलिए हम पूरे विश्वास से कहते हैं कि मेरा क्लास नोट्स आप कंठाग्र कर ले, समझ करके समझा ही देता हूँ, बुझा ही देता हूँ, लिखवा भी देता हूँ एकदम आराम से। और तब यदि उसको आप कंट्रोल नहीं करते हैं तो फिर ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन 5-10 करके रेस से बाहर, ठीक है कि नहीं। नहीं तो बहुत आसानी से उसको आप कंट्रोल कर लीजिएगा। रिवीजन मस्ट है, ऐसे भी जब पढ़ते हैं तो रिवीजन करते रहिए। रिवीजन के 2 चैनल है, एक तो अपने स्तर से कीजिए, ठीक है कि नहीं, और दूसरा चैनल होता है थ्रू एमसीक्यू। और एमसीक्यू का सबसे अच्छा बिंदु होता है कि आप बनाइए, टेस्ट दीजिए रोज। कभी कतिपय कारणों से नहीं हो पा रहे हैं, फिर कोई पूछेगा नहीं कि कतिपय कारण का क्या अर्थ है, ठीक है कि नहीं। तो यदि मैं कोई शब्द का इस्तेमाल कर देता हूं तो पीछे पड़ जाते हैं कि श्रीमान पहले बताइए अपरिहार्य कारण का क्या मतलब होता है, कतिपय कारणों का क्या अर्थ होता है। फिर चलिए मूल में आ जाइए, ठीक है कि नहीं। तो आगे विगत मुझे लगता है कि 35-40 दिनों से लगातार टेस्ट चल रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और बीच में 1-2 दिन, आज ही कल 2 दिनों से ब्रेक चल रहा है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर ऑपरेटर है नहीं काम से। जैसे ही वो आते हैं तो फिर आपकी वो पूर्ण रूप ले लेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, अच्छा है, ठीक है।
है। तो घर पे भी बनाओ, घर पे भी जितने पूछे हुए प्रश्न हो उसको बनाओ जरूर, ठीक है। कोई सेट हो, बढ़िया सेट हो, पूछा हुआ प्रश्नों का सेट हो तो जरूर बनाइए। दूसरा उपाय है कि कक्षा में बनाइए। कक्षा में तो आप बनाने से टेम्परामेंट डेवलप कर, घर में बनाने से बना रहे हैं कोई आ गया थोड़ा सा चाय बनाओ जा करके, नहीं, ये हो जाती है कि घर में घर वाला ही माहौल होता है, स्वाभाविक है, ठीक है कि नहीं। इसलिए आजकल पुस्तकालय की संख्या बढ़ रही है, लक्ष्य भी पुस्तकालय खोल रहा है, ठीक है कि नहीं। आप लोग चिंता नहीं करें, मैंने कहा था 1-1.5 महीना पहले कि इस दिशा में मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं ये सब काम तभी कर पाऊंगा जब किसी चीज़ से मुक्ति रहेगी। आज मुझे थोड़ा सा रिलीफ रहेगा तो आज उसको हम लोग मूर्त रूप दे देंगे। 10 दिन में तो बन के तैयार हो जाएगा, तो आपके लिए एक सर आपके पास पढ़े रहेंगे तो ठीक है कि नहीं, उसमें सामान्य सुविधा नहीं रहेगी। सुविधा तो खैर अनंत होती है, लेकिन जो सबसे अच्छा रहेगा उसमें आपको सप्ताह में 1 दिन परीक्षा भी लेंगे, उपस्थित छात्रों का परीक्षा भी लेंगे, और हर सप्ताह एक आध एक्स्ट्रा क्लास भी देंगे, ठीक है कि नहीं। मतलब वो अपने भी पढ़िए और साथ में मेरे नियंत्रण में तो रहिए, तो ये भी रहेगा दोनों उपाय। मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है, साथ में हमारे मोबाइल में तुम्हारा वो सीसीटीवी कैमरा रहेगा कि वहां पे बैठ के कर क्या रहा है। मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा बाबू, है ना। हाँ आगे चलिए, ठीक है। कहाँ थे हम लोग? हम लोग बड़े अच्छे जगह पे थे, जल ग्रहण क्षेत्र में। हम लोग जल ग्रहण क्षेत्र में थे, 3.13। सबसे ज्यादा कहाँ? महाराष्ट्र में, तो लिख देंगे सबसे अधिक महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। दूसरी बात, निकलता कहाँ से? लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे पहले क्या पढ़े? गोदावरी। गोदावरी में क्या कहे? प्रायद्वीपीय गंगा, तो क्या कहेंगे? गंगा। क्यों गंगा? क्योंकि सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी और लंबी भी है। बड़ी का मतलब होता है लंबाई चौड़ाई। 1403 लाख वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र 50% जो इसका जल ग्रहण क्षेत्र है वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। और तब है एमपी, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपकी मैं जानकारी में अभी दे दूं, इस यहाँ एक पोलवरम परियोजना है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी बड़ी थी, बीपीएससी भी पूछ चुका है, ठीक है कि नहीं। एनसीईआरटी के लास्ट में आप देखिएगा, लास्ट पेज में पोलवरम परियोजना गोदावरी नदी लिखा हुआ है, और इस पर एक पोलवरम परियोजना भी काम कर रही है। पोलवरम कहते हैं, एकदम ध्यान रखो, एक एक लाइन किस पर? गोदावरी नदी पर। ये तो हुआ एकदम बेसिक इंफॉर्मेशन। अब दूसरा इंफॉर्मेशन क्या है? दूसरा इंफॉर्मेशन है इसकी सहायक नदी। कहे ना कि कोई भी नदी पढ़िए तो 3 एंगल से, एक एंगल निकलती कहाँ से, एक बेसिक इंफॉर्मेशन, दूसरा निकलती कहाँ से है, और तीसरा इसकी सहायक नदी क्या है, और चौथा कुछ विशिष्ट तथ्य हो, जैसे अभी बताया विशिष्ट तथ्य क्या? पोलवरम, ठीक है कि नहीं। वो उसके क्या है? वो उसके विशिष्ट तथ्य। यही 4 एंगल से किसी भी नदी को पढ़ना है। एक सामान्य परिचय कि क्या है गोदावरी, क्या है? सबसे लंबी नदी तंत्र है 3.13 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। महाराष्ट्र जलग्रहण क्षेत्र के दृष्टि से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा कवरेज किए हुए है, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। ये हुआ इसका सोर्सेज। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सोर्सेज है त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी। त्र्यंबकेश्वर महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग है, तो 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग आपका त्र्यंबकेश्वर भी है, ध्यान रखिएगा। और त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से ये निकलता है, ठीक है। जहाँ से निकलता है, हम तो ज्योतिर्लिंग जा चुके हैं,
देखा होंगे बिल्कुल छोटा सा रहता है, नाली की तरह का है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, नासिक स्वयं, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? नासिक में है। और नासिक पहले आपके कमीशन में खूब पूछता था नासिक किस नदी के किनारे है। तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिखा ही हुआ है कि कहाँ, जहाँ कहाँ से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नासिक के त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नासिक में ही, त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? नासिक में, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ कोत, कोत, कोत क्या है? त्र्यंबकेश्वर, केश्वर की पहाड़ी, पहाड़ी कहाँ? नासिक। कहाँ है? महाराष्ट्र। है ये हुआ दूसरा एंगल, महाराष्ट्र में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद इसकी मुख्य सहायक नदी, ठीक है, लिखेंगे इसकी सहायक नदी। इसकी सबसे पहले दाएं किनारे से कौन आती है? बाएं किनारे से। दाएं किनारे से दो, मंजरा और मनेर। अब इसकी सहायक नदी लिखेंगे, सहायक नदी, सहायक नदी। तो दाएं किनारे से, बड़ा आदमी बनना हो तो दाएं किनारे, ठीक है। छोटा आदमी बनना हो तो ऐसे ही ले हुल्ले कहते ही हैं। आपके हाथ में है मंजरा, मंजरा और मनेर। और बाएं किनारे से, और बाएं किनारे से कौन सी आदि मिलती है? प्राणहिता, पेन गंगा, पेन गंगा, वर्धा, ठीक है, इंद्रावती। 4-5 नदी याद कर लीजिए। कौन कौन? कौन कौन? प्राणहिता इत्यादि। पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता। अब सुन लीजिए, आप अब ओवरऑल भी याद कर लीजिए कि कौन सी इसकी सहायक नदी है। और मैंने पहले ही कहा है कि नदी एक ऐसा पॉइंट्स है जो आईएएस की परीक्षा तक जो कमीशन में पूछता है उसी स्तर का पूछता है। केवल अंतर ये रखना है कि बड़े परीक्षा में दाएं बाएं, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, थोड़ा सा इस बिंदु पे काम करना हो, इस डायरेक्शन क्या होती है। छोटी कमीशन वगैरह में आप सीधे हुंडे जो हुंडे है पूरा, ठीक है, कि कौन कौन सी सहायक कौन है कौन नहीं है, तो आप एक कोड के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हो। वो कोड आपका क्या है? वो कोड है वाह वाह, वाह वाह प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। इंदिरा भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर थी। आज तक अमेरिका में महिला राष्ट्रपति नहीं हो पाई, ठीक है कि नहीं। और श्रीलंका में विश्व का पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती भंडार नायके बनी। भारत 1970 के दशक में ही महिला प्रधानमंत्री दे दी, ठीक है, राष्ट्रपति भी महिला दे दी। हम अपने राज्य में जो पिछड़ा राज्य है वहां भी महिला मुख्यमंत्री दे दी, भले ही राबड़ी देवी से ये तो दिए ना भाई, ठीक है कि नहीं। शासन तो ऐसे भी ब्यूरोक्रेट चला, ये हम लोग के यहाँ का सिस्टम ऐसा है। और आईएएस की परीक्षा कोई सामान्य परीक्षा नहीं होती, सबसे प्रतिभा के धनी लोग चुन के आते हैं। तो स्वाभाविक है कि इस महापुरुष को भी बैठा दोगे तो भी शासन अच्छे से चल जाए, ठीक है कि नहीं। कल इसका जो व्यू होगा, कुछ जो इधर उधर से लेगा, आईएएस को बताएगा, अपने पीएस को बताएगा, अपने चीफ सेक्रेटरी को बताएगा, देखिए चीफ सेक्रेटरी साहब, हम वो चाहते हैं कि लोगों को जीवन सरल हो जाए, कष्ट नहीं हो, ठीक है, 24 घंटा बिजली मिले, कैसे मिले वो आप जानिए, हो गया। मुख्यमंत्री महोदया का दृष्टिकोण ये है, ठीक है कि नहीं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए, ठीक है।
भी 7 मंत्री का विस्तार हुआ है। कैसा कैसा सब है सो किसी से छुपा हुआ है, ठीक है कि नहीं। लेकिन चलाएगा कौन? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी जो समझाएगा उसी तरह से उनको चलना। जाके कोई काम लेके जाओ, क्या कहेगा सेक्रेटरी से भी, इसके बाद ही मैं कुछ कहने की कि आप काम कर पाएंगे। आपका काम होगा कि जब सेक्रेटरी ये सब काम करेगा तो मंत्री को चीका है, ठीक है कि नहीं। देखिए तमाम नियमों को शिथिल करते हुए जनहित में अमुक नीति का पालन करें। लिख दीजिएगा, सरकार है साहब, मंत्री है, समान चीज तो है, लेकिन हिम्मत है लिख देगा, ठीक है कि नहीं। आगे लिखो, कहाँ थे हम लोग? हम लोग थे बाह बाह, बाह से बेन गंगा वर्धा, सबका डम। बेन गंगा प्राणहिता, मंजीरा, इंद्रावती, गांधी तो गांधी है, ठीक है। गोदावरी हो गया, जी से क्या हो गया? गोदावरी हो गया, तो हो गया ना एक ही बार में। पहले तो ये आपको सातों याद रखना हो, तभी वो कोड काम करेगा, नहीं तो कोड वर्ड काम नहीं, कोई काम नहीं होगा। लिख लो, कोड भी लिख लो, कोड भी लिख लीजिए। क्या लिख लिए? लास्ट में लिख दीजिए पोलवरम परियोजना। पोलवरम परियोजना का संबंध, पोलवरम परियोजना का संबंध, पोलवरम परियोजना का संबंध इसी नदी से। साथ ही गोदावरी नदी जलप्रपात भी बनाती है, साथ ही गोदावरी नदी जलप्रपात भी बनाती है। और राजा समुद्री के पास, और राजा समुद्री के पास ये डेल्टा बनाती है। समझ गए? यूनिक है ना। द्वीपीय भारत की नदियां एस्चुरी बनाती है, लेकिन ये क्या बना रही है? अंडरलाइन कर लो, कहाँ पे बना रही है? ये विशिष्ट पक्ष हो गया, तो विशिष्ट पक्ष समझे? विशिष्ट पक्ष समझे कि नहीं समझे? विशिष्ट पक्ष जी चाय वाय की व्यवस्था नहीं है। विशिष्ट तथ्य, विशिष्ट पक्ष क्या है जी? सबसे पहला विशिष्ट पक्ष है जलप्रपात, तो खैर का गुण ही, ठीक है। लेकिन सबसे विशिष्ट पक्ष क्या है? डेल्टा, क्योंकि प्रायद्वीपीय नदी क्या बनाती है? राजा समुद्री का नाम सुने हैं? राजा समुद्री का नाम कहाँ सुने हैं? खैनी नहीं, तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। कह रहे हैं कि खैनी तंबाकू अनुसंधान, आशा हमेशा अच्छी रखी। तंबाकू अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय है, ठीक है। ये विशेष पक्ष है, विशेष पक्ष लिख लिए? क्या लिखे विशेष पक्ष? हाँ जी, हाँ। कुलबरम योजना, जलप्रपात और राजा समुद्री। आपसे यह भी पूछ सकता है कि गोदावरी नदी के विषय में असत्य पर विचार करे या सत्य पर विचार। तो सत्य पर विचार करे दे देगा 1 2 3, और उसमें दे देगा डेल्टा। आपको लगेगा ओवरऑल आप पढ़े हैं, नहीं तो उसमें फंस जाइएगा। अब फंसने की जरूरत नहीं है। और राजा समुद्री ऐसे भी याद रखिए फैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राजा समुद्री क्यों इंपॉर्टेंट है। राजा समुद्री क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। राजा समुद्री तंबाकू अनुसंधान केंद्र है, गोदावरी यहाँ पे डेल्टा बना। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़िए। गोदावरी कंप्लीट। अब गोदावरी के बाद आ जाइए कृष्णा। कृष्णा, 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 कृष्णा नाम ही है कृष्णा। पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर से निकलती है। 1400 किलोमीटर लंबी है, 1400 किलोमीटर लंबी,
1400 किलोमीटर लंबी है। 1400 किलोमीटर लंबी है। पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी, पूर्व में बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी, पूर्व की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी। ठीक है। ओके, चलिए। तो पचड़े में नहीं पढ़िएगा कि सर एनसीईआरटी में 5वां क्लास में 1400 लिखा हुआ है, 10वां क्लास में 1401 लिखा हुआ है। सर क्या माने सर, तो हम लिखाएं वो मानो, ये सब नहीं पूछेगा। कोई महात्मा गांधी का चौरा चौरी कांड नहीं है। जब सहयोग आंदोलन को वापस ले लिए 5 फरवरी को, तो सर 5 फरवरी होगा कि 4 फरवरी होगा कि 3 फरवरी होगा? ये क्या है? लंबाई। हुंडा हुंडी भी 1400 याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत होगा। याद ही नहीं रहेगा 1400, याद रहेगा तो क्या दिक्कत है? ठीक है कि नहीं? और दूसरा, कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर। और ये सब महाबलेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, ठीक है, गिरनार, अंकलेश्वर, ये सब जितना पढ़े हो सब ऐसे भी आपके इंडिपेंडेंट फैक्ट। आपसे पहाड़ी दे देगा, 4 राज्य दे देगा और कहेगा मिलाइए मिलाइए जुलाइए। ठीक है कि नहीं? तो याद रहेगा कि महाबलेश्वर कहाँ? पश्चिम घाट में। महाबलेश्वर कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है। त्र्यंबकेश्वर कहाँ? महाराष्ट्र में। अन्नामलाई कहाँ? केरल में। अन्नामलाई कहाँ? केरल में। तो याद रहेगा तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है कि नहीं? या नहीं तो दिक्कत ही दिक्कत होगी। उसको तो याद करना पड़ता है नियमित। पढ़ाई तो साधना है, पढ़ाना और पढ़ना दोनों साधना है। तो महाशिवरात्रि पूरा शहर गूंज रहा है, लेकिन तुम लोग किताब उठाकर यज्ञ करने के लिए, साधना करने के लिए है, तब ना आए हो। ठीक है, सत्य गंभीरता के साथ कह रहे हैं। समझ रहे हैं? आप आंख खोलकर सोते हैं। ठीक है कि नहीं? हमको आप जैसे विद्यार्थियों पर गहरी समझ है। अमेरिका से पीएचडी करके आए हैं इसी के लिए। कौन आंख खोलकर सो रहा है, कौन बंद करके? ठीक है। एक तो विद्यार्थी था ना मेरा, वो आंख खोलकर सोता था। ठीक है कि नहीं? वो गया सेना में, सुनो, सेना में गया और सेना में भी उसको पकड़ा गया, कहीं हो सकता है। और बीएड कर लिया था तो टीचर में कहीं अभी है। ठीक है कि नहीं? तो पूरा खानदानी उसका टीचर है, यहीं से गया हुआ। ठीक है कि नहीं? तो लेकिन सामने ऐसे ही बैठता था, यहाँ एकदम नेट यहाँ बैठता था। ठीक है। एक दिन मैंने उससे पूछा, हमारी तो बड़ा खराब आदत है, किसी को भी हम पूछ देते हैं, अच्छा बताओ जी कल क्या पढ़ाए थे। 2-3 बार जब हम कहें तो उसका देखे निर्विकार भाव चेहरा। ठीक है। तब हम कहाँ हैं, तब हमको लगा रही ये तो सो रहा है। अद्भुत की बात नहीं है। नहीं, कैसे सो रहा था? ये सब यही ये भी साधना है। ठीक है। हाँ। कभी किसी दिन आता है मिलने जुलने, कभी कभी आ जाता है, आएगा तो आप लोग से मिलवा देंगे। देखो ये ऐसे, ये अद्भुत मानव है तो आंखें खोल कर सोते हैं। चलिए ठीक है। तो कृष्णा में हम लोग कहाँ पे थे? कृष्णा में कहाँ पे थे? 1400 किलोमीटर हो गया था। 81,000 लगभग वर्ग किलोमीटर में जल ग्रहण क्षेत्र है, ये भी लिख दीजिए। 81,000, सॉरी छोड़ दो, 1 लाख लिख दो, छोड़ दो, ये तो छोड़ दो, जल ग्रहण क्षेत्र को जो फिर लिखो। इसका विस्तार, इसका विस्तार कर्नाटक में अधिक है। कृष्णा का विस्तार कर्नाटक में अधिक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, तब है महाराष्ट्र। कर्नाटक, आंध्र और महाराष्ट्र। ठीक है। ओके। इसकी सहायक नदी लिख लो, इसमें दाएं बाएं नहीं लिखना है। दाएं बाएं किसका लिखना है? इसका अति महत्व। ठीक है। जैसे सिंधु का, गंगा का, ब्रह्मपुत्र का, नर्मदा का, गोदावरी का, मैंने जिसका अति महत्वपूर्ण है 5-6 का दाएं बाएं।
और सबका सीधे सहायक नदी। कृष्णा का सहायक नदी क्या क्या है? घाट प्रभा, देखो घाट प्रभा, माल प्रभा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, भीमा, कोयना, तुंगभद्रा, 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 कौन भद्रा? तुंगभद्रा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दो, जो एनसीईआरटी ने वर्णित कर रखा, तुंगभद्रा और भीमा। लेकिन तुंगभद्रा भीमा जब आप याद कीजिएगा ही तो घाट प्रभा, माल प्रभा, ठीक है। तो भीमा, भीमा जो है, भीमा घाट प्रभा, प्रभा जी के साथ, भीमा प्रभा जी के पास साथ गया, और कृष्णा पर दूध चढ़ाया। दूध गंगा भी है, और लिख दो दूध गंगा, दूध गंगा, ठीक है। कौन गया? भीम प्रभा के साथ गया, कहाँ? कृष्णा के पास। क्या चढ़ाया? दूध चढ़ाया, ठीक है। क्या चढ़ाया? तो मुख्य नदी सब आ गई इसमें, ये सारी नदी आ गई लगभग, एक एक को छोड़कर। कौन छूट गया? तुंगभद्रा छूट गया, ठीक है कि नहीं? कौन छूट गया? तुंगभद्रा छूट गया। कोई बात नहीं, तुंगभद्रा ऐसे भी याद रखो, तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? अब आइए कावेरी, कावेरी, चलिए कावेरी में, कावेरी, कावेरी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, 800 किलोमीटर लंबी है। आठ सौ किलोमीटर लंबी, 800 किलोमीटर लंबी। कौन? कावेरी। चलिए, मैं बताया था इंट्रोडक्शन में कि प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की एकमात्र नदी है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की एकमात्र नदी है जो सालों भर बारहमासी है। क्यों है बारहमासी? हाँ, क्योंकि इसके ऊपरी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून और निचली क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून आती है। तो लिखिए, एकमात्र नदी दक्षिण भारत की जो बारहमासी, एकमात्र नदी, एकमात्र नदी, एकमात्र नदी दक्षिण भारत की जो बारहमासी। तो बारहमासी, क्योंकि क्योंकि इसके ऊपरी क्षेत्र में, क्योंकि इसके ऊपरी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से, क्योंकि इसके ऊपरी क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से, और 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 निचली क्षेत्र में और निचले क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दी में वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से सर्दी में वर्षा होती है, इसीलिए सालों भर बहती। कौन? कावेरी, सालों भर बहती है कावेरी, कावेरी। कौन सी नदी? कावेरी। और कावेरी के विषय में एक बात कभी नहीं भूलेंगे, ये दो ही राज्य में मुख्य रूप से बहती है। एक, सबसे पहले तमिलनाडु, 56% जो इसका जलग्रहण क्षेत्र है वो तमिलनाडु है, और 40% लगभग कर्नाटक है। पहले तमिलनाडु, तब कर्नाटक। केरल कहाँ से? हम कह रहे हैं केरल में तो 2% बहती, ठीक है कि नहीं? जहाँ ज्यादा है उसको ना पहले याद रखिएगा। तो लिखिए, इसका अधिकांश बहाव क्षेत्र तमिलनाडु और कर्नाटक एवं केरल है, ठीक है। तमिलनाडु,
कर्नाटक और केरल है, कर्नाटक और केरल है। विशिष्ट तथ्य क्या है इसका? तो इसका विशिष्ट तथ्य है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात, भारत की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात शिव समुद्रम की नदी पर। रोज पढ़ोगी तब ना। तुम तो चली आती है बीच में गांव, गांव देखने, गांव कैसा होता है, कितना सुंदर होता है। देखिए कहाँ थे हम लोग? शिव समुद्र लिखिए। भारत का विशिष्ट तथ्य, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, सॉरी, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात, 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 जलप्रपात शिव समुद्रम 101 मीटर ऊंचा, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर। है? ऐसे एनसीईआरटी के अनुसार कल लिखवाए थे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा, या क्योंकि एनसीईआरटी ने उसको लिख दिया है तो कुछ नहीं। ठीक है, अन्य किसी स्रोत पर कोई ऐसे भी सेट करने वाले, एनसीईआरटी, पीटीसी जो सरकारी पुस्तक है उसी से सेट भी करते हैं। वो हमारे आपके नोट से सेट नहीं होती है, हजारों किताब से सेट नहीं होती, वो इन्हीं सब पुस्तक से सेट होती है। इसलिए इन पुस्तक के हर बिंदु को एनालिसिस, और उसी क्रम में हमने आपको बताया एनसीईआरटी के अनुसार शरावती नदी पर जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है, जबकि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी जलप्रपात। तो आपका कंप्लीट हो, 5 तो जलप्रपात पढ़ना ही है, 8 को जलप्रपात पढ़ा दिए। कुंडूर से शुरू करो ना, देखो ना। ठीक है कि नहीं? जलप्रपात में पढ़िएगा क्या? आप हम लिखेंगे पढ़ चुके हैं, एक जगह केवल कर लेना है जा करके कॉपी से। ठीक है कि नहीं? नहीं, अभी अभी आपको 2 पढ़ा दिए, कल नर्मदा नदी पे मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पढ़ा रहे थे? प्रणयका पढ़ रहे थे, तो हुंडू जलप्रपात पढ़ रहे थे, ककोलत नवादा में पढ़ रहे थे साहब। ठीक है कि नहीं? तो सब तो पढ़ ही लिए आप साहब। बचा क्या? क्या आगे बचा है? अभी रुको, पिक्चर अभी बाकी है। कावेरी लिख लिए ना? इसका लिख देंगे कावेरी के बाद। ध्यान में रखें कि कावेरी नदी पर एनीकट बांध भी, एनीकट बांध भी है। कावेरी नदी पर एनीकट बांध भी है जो चोल शासक करिकाल ने बनाया था, जो चोल शासक करिकाल ने बनाया था। तो चोल शासक किसने बनाया था? करिकाल ने बनाया। चोल नहीं शासक, चोल शासक, चोल। कौन बताएगा कि पुराना चोल की राजधानी कहाँ थी, नए चोल की राजधानी कहाँ थी? प्राचीन भारत में जो चोल था, अशोक के अभिलेख संख्या 2 में जो 4 दक्षिण भारत के राज्यों का जिक्र मिलता है, उस पर चोल भी था। उस समय उसकी राजधानी कहाँ थी? और दूसरे की, और मध्य का पूर्व मध्यकाल में चोल की राजधानी कहाँ थी? वेरी गुड, माधव जी का आंसर बिल्कुल ठीक है कि पुरानी, मतलब प्राचीन भारत के जो चोल थे उसकी राजधानी उड़ेऊर थी, जो कपास की। हाँ कुछ का एक आंसर, कंप्लीट आंसर कंप्लीट दिया, उसका ना नाम नहीं। तुम भी कंप्लीट देते, तुम्हारा नाम लेते। लिए तो आंखों की तरह दोनों, क्या समझ रहे होगे? आगे बैठोगे तब ना, जाके छुप के बैठता है पीछे। सबसे ज्यादा ध्यान हमको पीछे ही पे रहता है, पता है ना? हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि वो भागा है यहाँ, तो लगता है कि हम पूछेंगे नहीं, तुम लोग निश्चित को तो जहाँ सुविधा। ठीक है, कहाँ थे हम लोग? ये निकट बांध तो हमने अभी बताया। आई आई अखलाक साहब,
अरे आज तो आपका बंद होना चाहिए, नहीं बंद था क्या? हाँ बंद था ना, तब तो तब क्या दिक्कत? नहीं नहीं, जो भी थे शादीशुदा हैं तब तो बहुत जरूरी। चलिए ठीक है। कहाँ थे हम लोग? बोल। पुराने चौल में कौन थे? उड़ेउड़। उड़ेउड़ कपास के लिए प्रसिद्ध था, सुन रहे थे ना? रास्ता में सुन रहे थे कि नहीं? नहीं सुन रहे थे? आज सुने भी नहीं? अरे वाह। तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रायद्वीपीय भारत में है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी में है, गोदावरी पढ़ चुके हैं, कृष्णा पढ़ चुके हैं, कावेरी में फंसे हैं। कह रहे हैं, कावेरी में नाव चल रहा है, किसी भी समय नाव से हम उतरने वाले, यही ना था जी? अब आ जाओ कावेरी की तीन महत्वपूर्ण नदी, जितनी बती है सुन लो, जितनी बती है वो सब कावेरी की नदी है। सहायक, हेमावती, अकरावती, ठीक है कि नहीं? तो जिसमें बती लगा हुआ अंत में वो क्या है? कावेरी की है। तो लिखेंगे इसकी सहायक नदी है हेमावती, अकरावती, ठीक है, भवानी, काबनी। भवानी और काबनी, भवानी और कामनी, काबिनी, 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 ठीक है। काबिनी, कौन ना, तो याद रखो ना, काबिनी, हेमावती, अकरावती। या जो याद रहे याद रहे, नहीं याद रहे कोई टेंशन वेंशन नहीं लेना। गंगा को छोड़ करके, ब्रह्मपुत्र को छोड़ करके वो काबनी में जाएगा, भवानी में जाएगा, ठीक है। अब आइए, हमारा तीनों खत्म हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। अब इसी कड़ी में आपको दो और पढ़ना है। एक पढ़ना है महानदी, सुवर्ण रेखा, ठीक है कि नहीं? और इस क्रम में दामोदर। ये दो तीन महत्वपूर्ण नदी इसीलिए कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। पहले कौन पढ़ना चाहिए? महानदी पढ़ लो, ठीक ही है, महानदी। अब महानदी में ले चलते हैं तुमको। महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती, छत्तीसगढ़ के सिहावा पहाड़ी से निकलती, सिहावा, सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? सिहावा पहाड़ी से निकलती है। कौन? महानदी, ठीक है। मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है, मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी है तेल, टोंक, हंस दो। उन्हें जोक जब लग जाए तो तेल लगा के हंस दो। जोक जब आपको पकड़ ले, तेल लगा के हंस दो। तो लिखो तेल, जोक, हंस दो। शिवनाथ, 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 कौन नाथ? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है तेल। कल परसों भी मैंने पूछा था किसी कि तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की। और महानदी पर हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण डैम है, हीराकुंड डैम है। वेरी गुड। कौन सा डैम है? तो लिखेंगे महा, विशिष्ट तथ्य में लिखिए, विशिष्ट तथ्य में। महानदी पर प्रसिद्ध डैम, महानदी पर प्रसिद्ध डैम, प्रसिद्ध बांध, प्रसिद्ध बांध कौन सा? हीराकुंड है। कौन सा है? हीराकुंड है, ठीक है। कौन सा है? हीराकुंड। बस इन्हीं शब्दों के साथ हमारी संपूर्ण नदी तंत्र क्या हो गया?
समाप्त हो गई। लेकिन अभी छोटी छोटी कुछ पिक्चर अभी बाकी है। पूर्व की ओर बहने वाली कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, उस नदियों को लिख लो। कभी दे देगा 4-5 याद रहेगा, बैतरणी, बेगई, नाम याद रह जाएगा तो मिलाने में, सम्मिलित करने में अच्छा रहेगा, तो लिख दीजिए। अन्य नदी, अन्य पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जैसे बैतरणी, तो जैसे बैतरणी, बैतरणी, बैतरणी है स्वर्ण रेखा, नागरी गांव से निकलती है। ये नागरी गांव रांची से निकलती है। स्वर्ण रेखा के पठार नागरी गांव से निकलती है। वंशधारा और नागावली, वंशधारा और नागावली पूर्वी घाट से निकलती। वंशधारा और नागावली, वंशधारा और नागावली। धीरज जी, धीरज जी, आपने कक्षा समाप्त होने से पहले चाय आ जाएगा कि नहीं, मैंने हम उसी तरह से अपना माइंडसेट बना लेते हैं। आप बता नहीं रहे हैं, माइंडसेट की बात कर रहे हैं। तो लगता है कि एक चुस्की आ जाएगा ना तो दिमाग मेरा एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, समझ नहीं रहे। कहाँ थे हम लोग, कौन सा था, वंशधारा, ठीक है। कहाँ से है वंशधारा, पूर्वी घाट से। एक और लिखिए, किन्नार, किन्नार पूर्वी घाट से निकलती है, पूर्वी घाट से निकलती, ठीक है। बेगई, बेगई पश्चिमी घाट नीलगिरी की पहाड़ी से, नीलगिरी की पहाड़ी से निकलती है। हमारी नदी तंत्र क्या हो गई, हमारी नदी तंत्र समाप्त हो गई। भारत की नदी तंत्र, लेकिन चूंकि बीपीएससी दे रहे हैं तो बिहार का नदी तंत्र जो 3-4 है, कुछ तो राष्ट्रीय धारा में पढ़ लिए, कोसी पढ़ लिए, ठीक है कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट तो कोसी है बिहार के लिए। लेकिन पुनपुन कैसे नहीं पढ़िएगा, बागमती कैसे नहीं पढ़िएगा, गंडक बुढ़ी गंडक कैसे नहीं पढ़िएगा, हालांकि गंडक बुढ़ी गंडक भी बता दिए, बुढ़ी गंडक नहीं बताया। तो जो 3-4 शेष बची हुई नदियां हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो मेरा आज का टॉपिक मैंने पहले ही, मैं तो आता हूँ सबसे पहले यही बताता हूँ कि हम लोग आज पढ़ेंगे क्या। ये खत्म हो गया ना, देर हो गया। अब हम लोग क्या खत्म करेंगे, बिहार की नदियाँ, ठीक है। बिहार की नदियाँ कैसी नदियाँ हैं, बिहार की नदियाँ हिमालय नदियाँ, कैसी नदियाँ हैं, हिमालय नदियाँ हैं। हाँ, हिमालय नदी तंत्र में कौन सा है, ये सब गंगा के आसपास का है, ठीक है कि नहीं। गंगा का ही नदी का किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। लिखेंगे बिहार की नदियाँ, बिहार की नदियाँ। बिहार के नदी तंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण गंगा है, ऑलरेडी पढ़ चुके। सबसे महत्वपूर्ण गंगा है, सबसे महत्वपूर्ण गंगा है, तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके। उसके बाद आइए, दूसरा महत्वपूर्ण सरयू। तो ना गंगा पढ़ चुके हैं, पढ़े नहीं है कल क्या, एक ही कहानी को 4 बार पढ़िए, ठीक है। दूसरा है सरयू या घाघरा, सरयू या घाघरा, ठीक है। नेपाल के नामपा नामक स्थान से निकल, नेपाल के नामपा नामक स्थान से निकलती, बिहार में सारण में प्रवेश करती है, बिहार में सारण में प्रवेश करती, बिहार में सारण में प्रवेश करती,
बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? सारण से प्रवेश करती है। ठीक है, बिहार में सारण से प्रवेश करती है। नेक्स्ट, अब आइए बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर की पहाड़ी से यह निकलती है। आपकी जानकारी में है कि सोमेश्वर की पहाड़ी शिवालिक के ऊपरी भाग में, शिवालिक के, शिवालिक किसका भाग है? हिमालय का। ठीक है कि नहीं? फिर लिख लो ब्रैकेट में, सोमेश्वर की श्रेणी शिवालिक का ऊपरी भाग है, शिवालिक का ऊपरी भाग है। और यह पहाड़ी बिहार नेपाल के बीच सीमा भी बनाती है। बिहार और नेपाल के बीच सीमा भी बनाती है। और इससे संबंधित 3 दर्रा है। हर्रा, हरहा से संबंधित 3 दर्रा लिख लो। हर्रा, हरहा, पर्वत, पर्वत, दिखना ठोड़ी, दिखना ठोड़ी। कल बताए थे कि सबसे ऊंची चोटी तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 875 भी चलेगा, 65 भी, कोई जो विकल्प में रहेगा नजदीकी मार देना। 875 मीटर, 865 मीटर, कुछ स्रोत में 65 लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा नहीं है, इसीलिए इसमें कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। कोई टेंशन नहीं लेना, परीक्षा में कभी भी इतना नियरेस्ट चॉइस नहीं देगा। 875 मीटर या 865 में कोई एक ही देगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, हम लोग अभी कहाँ पे थे? हम लोग थे बूढ़ी गंडक में। कहाँ से निकाले? सोमेश्वर की। सोमेश्वर कहाँ है? शिवालिक के ऊपर। सोमेश्वर की श्रेणी में 3 दर्रा है। हरहा, हरहा हालांकि एक घाटी भी है। ठीक है कि नहीं? दूसरा, तीसरा दिखना ठोड़ी। ये 3 जो दर्रा है इसको भी ध्यान रखिएगा। तीनों दर्रा का संबंध किससे है? सोमेश्वर से। सोमेश्वर किस डिस्ट्रिक्ट में है? पश्चिम चंपारण में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? पश्चिम चंपारण में। किस डिस्ट्रिक्ट में है? कौन से 3 दर्रा है? कौन से 3 दर्रा है? कौन से 3 दर्रा है? कौन से 3 दर्रा? खत्म। नेक्स्ट, आगे चलिए। बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर में नहीं लिखो, मुंगेर जिला में, बूढ़ी गंडक मुंगेर जिला में गंगा में मिलती है। गंगा में मिलती, कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती है। और बिहार में सबसे तेज धारा वाली नदी, बिहार में सबसे तेज धारा वाली नदी है। कौन? कौन? तो याद करके रखिए। नेक्स्ट, गंगा नदी बिहार के कितने जिला में है? याद है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट, गंडक हो गया। गंडक तो कल लिख लिए थे ना? गंडक लिखे थे ना कल? गंडक कहाँ मिलती है? गंगा में, हाजीपुर में। कहाँ मिलती है? हाजीपुर में। कहाँ मिलती है? एक बार फिर से लिख लो, गंडक अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है। बिहार में भैंसा लोटन पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है। बिहार में
भैंसा लोटन, बिहार में भैंसा लोटन। कल बताए थे त्रिवेणी नहर को जो पानी मिलता है इसी भैंसा लोटन नामक स्थान। भैंसा लोटन पश्चिम चंपारण में प्रवेश करती है। तीसरा पॉइंट, हाजीपुर के गंगा में मिल जाती है। 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 कौन कौन? अब आइए, बागमती। बागमती हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है नेपाल में। हिमालय के महाभारत श्रेणी से नेपाल में निकलती है। हिमालय के महाभारत श्रेणी से निकलती है और बेगूसराय में बूढ़ी गंडक में मिल जाती है। दरभंगा किस नदी के किनारे है? बागमती के किनारे है। और बेगूसराय में बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। ठीक है, ठीक है ना? चलिए, आसान है ये, लेकिन बिहार की नदियों में परिचर्चा करें अलग से, कोसी को अलग से नहीं बताएं, ये जुल्म होगा। हालांकि मैक्सिमम बात बता चुके, एक आध बैराज उराज दिखाएंगे थोड़ा सा। लिखेंगे कोसी। कोसी, कोसाई धाम नेपाल से निकलती है। कोसाई धाम नेपाल से निकलती है, 720 किलोमीटर लंबा है। बिहार में 260 किलोमीटर। बिहार में 260 ही किलोमीटर बहती है। कुल लंबाई 720 है। बिहार में 260, लंबाई 720, बिहार में 260। सुपौल में प्रवेश करती है। सुपौल में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। ठीक है, बिहार में सुपौल में ज्वाइन करती है। और गंगा में कहाँ ज्वाइन करती है ये कोसी? बताओ, गंगा से कोसी कहाँ मिलती है? कौन बताएगा? कुर्सेला कटिहार। कुर्सेला लिखेंगे, कोसी गंगा से कुर्सेला कटिहार में मिलती। कोसी गंगा से कहाँ मिलती है? कुर्सेला, टिक लगा दीजिएगा। कुर्सेला कटिहार में मिलती। कुर्सेला कटिहार में मिलती। ठीक है, कहाँ मिलती है? कल बताए भी थे, इसकी मुख्य धारा अरुणा है, सप्तकोशी है, 7 धारा से मिल करके कोसी बनती है। सब तो सामान्य बातें थी, याद रखिएगा। सुपौल में मिलती है। सुपौल में एक बांध बनाया गया हुआ है। बांध का नाम कोई बता सकता है कि कौन सा बांध है? वीरपुर में है भीम बांध। वीरपुर में है भीम बांध। कभी उस एरिया में जाइएगा तो आपको उस बांध से दर्शन होगा। वहाँ एक बैराज भी बना हुआ है, और वो बैराज आज का नहीं है, 1956 ईस्वी में बैराज बना था। और नेपाल से निकलने, आज भी नेपाल यदि पानी छोड़ता है, बैराज बहुत हद तक उसको चेक करके और जल विद्युत का निर्माण भी करता है। लेकिन जब वहाँ भी ऊपर फ्लो होने लगता है तब उसको खोला जाता है। तो देखते होगा कि अचानक से कभी बिन बिन बरसात हम लोग के यहाँ बाढ़ आ जाए। तो वो चूंकि नेपाल में लगातार इस बार भी नेपाल में लगातार पानी हो रहा था। बिहार में बाढ़, उत्तर बिहार में कुछ जिला में, कुछ जिलों में बाढ़ आ रहा है। तो पीछे का वही है कि बैराज हमें बचाता भी है, लेकिन ठीक है कि पानी ही इतनी अधिक थी, ये तो नेपाल डूबेगा। ठीक है कि नहीं? ऊपर से फ्लो करेगा, तरह की स्थिति आ जाती है। तो हनुमान नगर को भी ध्यान रखिएगा। जैसे भैंसा लोटन याद रखे हैं गंडक, इसी तरह से हनुमान नगर को भी याद रखिए। लिख देंगे, क्या लिखे हैं? हनुमान नगर कोसी, हनुमान नगर नहीं, भीमनगर।
नगर, वीरपुर के पास, वीरपुर के पास हिमनगर। ठीक है, बांध बनाती है। चलिए, आपके निजी प्रयासों से, सरकारी प्रयास नहीं। आप भले ही जी के महत्व पर, नीरज पाठक है साधारण मनुष्य, तो सिर्फ एक बीएससी केमिस्ट्री है, लेकिन इनको कहे कि आज सोचते हम आराम करें, वहां पर जा करके बता देते हम हमसे दूसरा दूसरा इतना कठिन है, समझ रहे हो, कैसा कैसा डॉक्टर उड़ जाता है। चलिए खैर, कहाँ थे हम लोग, बड़े अच्छे जगह पे थे जी। बांध बना, कौन, कोसी, गंगा से कहाँ मिलती। बिहार में शोक है तो ऑलरेडी पढ़ाए हैं, कहाँ पढ़ाए हैं, क्यों बिहार में शोक क्यों है, पढ़ाए ना भाई, क्योंकि मार्ग परिवर्तन करती है, इसलिए मार्ग परिवर्तन के कारण जो जान माल की हानि होती है, इसके कारण शोक है। ठीक है कि नहीं। तुम माता पिता के लिए खुशी हो, क्यों खुशी होगे, बताओ, क्योंकि तुम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अफसर बनोगे, नहीं तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो कर रही हो, इससे ज्यादा नाम होगा। पर बिटिया नहीं, माँ बाप का भी सीना क्या हो जाता है, तुम्हारे से ज्यादा चौड़ा नहीं हो, लेकिन लड़की यदि बन जाती है तो चौड़ा है, ठीक नहीं। मतलब जी दुखी नहीं होइए, आपके भी पिताजी का सीना चौड़ा हो जाएगा, ठीक नहीं, चिंता मत कीजिए, पिताजी मेरे अच्छे दोस्त है। मूल बिंदु पे इस नियंत्रण में रहता है कि देखता डायरेक्ट हाई कमान से। हाँ, कहाँ थे हम लोग, कोसी में थे, कहाँ थे, कोसी। ठीक है, तो कोसी हो गया ना, क्या क्या हो गया कोसाई धाम कितना बार लिखे हो, कोसी हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, बागमती हो गया, नहीं, पुनपुन लिखो, पुनपुन, हाँ पुनपुन, 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 झारखंड से निकलती है, तोरा पहाड़ी से, तोरा पहाड़ी से निकलती है, तोरा पहाड़ी से निकलती। और जानकारी में दे दूं, हालांकि कल बताए भी थे हम, फतुहा के निकट, फतुहा के निकट जब मिल जाती गंगा, फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती, फतुहा के निकट गंगा में मिल जाती है, औरंगाबाद में बिहार में प्रवेश करती, औरंगाबाद में बिहार में प्रवेश करती। ठीक है, अब लिखिए महानंदा, महानंदा कम नहीं है सर, बिहार में भी, बिहार में नदी का संजाल है। महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, दार्जिलिंग से निकलती है, और पश्चिम बंगाल के गोदावरी घाट में कहाँ से मिलती है, पश्चिम बंगाल के गोदावरी घाट में, गोदावरी घाट में गंगा से मिल जाती,
मिल जाती है। कौन सी नदी? खत्म। सब में एक एक दो दो बातें जाए। कर्मनाशा ऐतिहासिक नदी, कर्मनाशा ऐतिहासिक नदी कहाँ से निकलती है? कर्मनाशा कैमूर की पहाड़ी से। तो आप लोग की जानकारी में है कि चौसा, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह के बीच। कब? कल भी बताए थे कि उसकी जान एक निजाम ने बचाई थी, भिस्ती था और चमड़े का सिक्का जारी किया। इतिहास का पहला जिसने चमड़े का सिक्का जारी किया, निजाम। इतिहास में पढ़िएगा। फिलहाल यहाँ यही याद रख लेना है कि कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, चौसा के समीप गंगा से मिल जाती है। चौसा के समीप गंगा से मिल जाती है, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती है। कौन? उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बनाती। याद आ जाइए। सोन, सोन तो हो गया था ना, हो गया तो छोड़िए। सोन हो गया। फल्गु, फल्गु, फल्गु है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर के पठार से निकलती और निरंजना के नाम से जानी जाती। निरंजना के नाम से जानी जाती। निरंजना। और इसी नदी के किनारे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके अंतिम शब्द थे धमा संखारा अपमादेन। इस संसार की सारी वस्तुएं नासवान है और प्रमाद के साथ मुक्ति के लिए प्राप्त है। गौतम बुद्ध के अंतिम शब्द भी ध्यान रखिए। फिलहाल तो गौतम बुद्ध ज्ञान इसी नदी के किनारे में। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे वो कितना ऑक्सीजन लिए होंगे। पीपल का वृक्ष सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है, याद रखिए। है कि नहीं? पीपल के वृक्ष के नीचे उनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान मिला था, फल्गु। अब उसको हम किस नाम से जानते हैं? फल्गु के नाम से। और याद रखिएगा कि बिहार में टोटल विश्व विरासत सूची में कितना है भारत का? इस है मोटा बुद्धि, बटन दावे आंसर निकलना चाहिए। 43 है। और बिहार का कितना है? तो कौन कौन से? एक नालंदा, कब? 2016 में। और दूसरा, दूसरा है बौद्ध गया का मंदिर, ठीक है कि महाबोधि मंदिर, 2002 में। बिहार के दो स्थल विश्व विरासत सूची में हमेशा याद रखिए, महाबोधि मंदिर। और महाबोधि मंदिर के विकास के लिए ही 2024-25 में बजट एलोकेशन किया गया। और इस बार के बीपीएससी ने पूछा कि महाबोधि मंदिर कहाँ है, तो 1.5 लाख विद्यार्थी उसके उत्तर देने में अक्षम थे। क्योंकि बहुत ही कम, ये बिहार के शिक्षा व्यवस्था में ग्रेजुएशन किया हो पर प्लस चिन्ह। जितने जगह महाबोधि मंदिर के विषय में बताया जाता है, लड़के कितना अनकॉन्शियस माइंड के हैं, 5 क्वेश्चन वाले डिग्री वाले हैं, इसकी कल्पना की जा सकती है बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसी। 1.5 लाख लोगों को यह नहीं पता है तो ग्रंथ साहिब पटना साहिब कहाँ है, का भी उत्तर 50,000 लड़कों ने। अन्य बातें हो गई कि तुम्हारा क्या नाम है, बसंती का नाम क्या होगा? नहीं होगा। पटना साहिब कहाँ होगा? तो इतना टेंशन है। आगे लिखिए। तुम लोग ठीक से पढ़ रहा है ना? पूरा सिलेबस पढ़ो। है पूरा सिलेबस रीडिंग मार के ही पढ़ोगे। थर्ड क्लास भी आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। कमीशन के इंटरव्यू बोर्ड में कुछ नहीं पूछा जाता कि आप टॉप किए कि आपने थर्ड। बातचीत के कड़ी में पूछेगा कहाँ से सीख, कड़ी में। पिछले साल 300 लड़के का इंटरव्यू लेके आए हैं ना, नहीं? स्थान भी जाकर के 150 लड़के का लेके आए हैं। 400 450
रजिस्टर्ड है, तुम समझ रहे हो कि कहीं भी नहीं पूछा जाता है, किसी भी रूप में नहीं पूछा जाता, तो नहीं पूछते भाई डिग्री क्या। डिग्री तो मालूम ही है कि ग्रेजुएशन करके आया होगा, और कुछ विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त किए हो शिक्षा के क्षेत्र में तब बताओ, और उसका प्रशासन में क्या उपयोग करोगे सो कहो। नहीं, तुम अब एमसीए किए हुए हो, कुछ विशिष्ट डिग्री है, डॉक्टरेट किए हुए हो, और तब कमीशन में जिस पद पे आओगे उसमें क्या उपयोग, तो जस्टिफाई करोगे ना, है कि नहीं। चलिए खैर मूल में आइए। कहाँ थे हम लोग, तो बड़े अच्छे जगह पे हैं, फल्गु नदी पर। तो हो गया, फल्गु नदी के साथ ही, फल्गु नदी के साथ ही हमारा क्या हो गया, टोटल बिहार की नदियां समाप्त हो गया ना, है नहीं है। अब आइए झील, अब आपको ले चलते हैं झील में। चलिए थोड़ा सा 1 मिनट देख लीजिए, झील थोड़ा सा देख लीजिए। जलप्रपात और झील में पहले बिहार का, भारत का तो पढ़ ही लिए हैं। 1 मिनट रुक जाइए, तो देखिए मेरा चेहरा नहीं, बाल नहीं है इसलिए ज़्यादा चेहरा मत देखिए, और 2 महीना रुक जाइए, बाल उत्पन्न होने दीजिए। देखता नहीं है, चिढ़ाता है ये हमको, नहीं समझी, चिढ़ाता है हमको। हाँ, कौन हाफ ही ले रहा है जी, सुंदर जी आप हाफ ही ले रहे हैं, थक जा। चलिए हम समझ गए, आप लोग हाफ ही लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं, अपवाद तंत्र की कड़ी में, मतलब बिहार का पहले झील और जलप्रपात देखते हैं कि भारत का झील जलप्रपात तो अनेक जगह देख ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम लोग किसका देख लेते हैं। तो ऐसे भी बिहार में ही पूछेगा, ठीक है कि नहीं, बिहार के दृष्टि से ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, हम लोग है, ठीक है, सबसे पहले लिखो जलप्रपात, बिहार का जलप्रपात, बिहार का जलप्रपात। तो जलप्रपात पढ़ते हो तो 3 एंगल से पढ़ो। कितने एंगल, 3। कौन कौन सा एंगल है, जलप्रपात पढ़ते हैं 3 एंगल कौन कौन सा होता है। एक एंगल होता है जलप्रपात, नहीं, जैसे ककोलत, जैसे ककोलत का होता है जिला, जैसे नवादा, जैसे क्या होता है नदी तंत्र से यदि जुड़ा हो, कि नदी से यदि जुड़ा हो, उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे ककोलत किससे जुड़ा हुआ है,
ककोलत जुड़ा हुआ है कर्मनासा से, कर्म नासा से। ठीक है, सॉरी, कर्मनासा से। माननीय मुख्यमंत्री जी का टीम प्लेस तरह वाल्मीकि और ककोलत जाते रहते हैं। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऐसा नहीं कि हम कह दिए कल होके चले जाते, शिवरात्रि मना के आते। पुल में आ जाइए, ठीक है। ये 3 एंगल से हम लोग किसी जलप्रपात को देखने का कोशिश करते। और ककोलत बीपीएससी कई बार पूछा होता है, सबसे ज्यादा पूछा है कि किस जिला में, कहाँ है। नदी जल्दी पूछता भी नहीं, लेकिन जिला याद रखता है, ककोलत, ककोलत, ककोलत। नेक्स्ट पूरा लिखिए, दुर्गावती, दुर्गावती रोहतास, दुर्गावती रोहतास नदी, दुर्गावती नदी, दुर्गावती नदी, दुर्गावती नदी, दुर्गावती लिखो ना, नदी दुर्गा। तीसरा, सुख लहरी, सुख लहरी, सुख लहरी, लहरी। कनहर नदी, कनहर नदी उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, ठीक है। एक है तमासिन जलप्रपात, तमासिन, ये झारखंड की सीमा। नदी वदी नहीं लिखना जी, तमासिन, तमासिन। कुआं कुंड, कुआं कुंड जलप्रपात, कुआं कुंड जलप्रपात, सासाराम, सासाराम। कुआं कुंड जलप्रपात, खुद भी देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, कोला, दुर्गावती, बस। लेकिन जानकारी रखनी चाहिए जो हमारा 3-4 है। और भारत का तो सब आप लोग एक एक करके जलप्रपात लिख ही चुके, भेड़ाघाट से लेकर, धुआंधार से लेकर, जोग से लेकर, शिव समुद्रम से लेकर, हुंडरू से लेकर, ठीक है। जहां जहां आपने पढ़ा है तो एक जगह कर लेंगे। यही आपका जलप्रपात से, जो जलप्रपात मतलब क्या होता है, ऊंचाई से गिरने वाला जल। और जलप्रपात किस विद्युत के लिए उपयोगी है, जल विद्युत। और जल विद्युत भारत में कितना प्रतिशत जल विद्युत नवीनीकरण ऊर्जा में होता है, ये रोज बताया है। 209 मेग 209 गीगावाट हमारा वर्तमान में प्रोडक्शन, इसका नवीनीकरण ऊर्जा। इस 209 में कितना प्रतिशत जल विद्युत का है, 10%, लगभग 10%, मतलब 30 गीगावाट, ठीक है कि नहीं। इसका है, जल विद्युत का है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा परीक्षा के दृष्टि से डेयरी ऑनसॉन वगैरह काफी महत्वपूर्ण है जल विद्युत के क्षेत्र में, की जानकारी आपको दी जाएगी अभी तो, ठीक है कि नहीं। इस इसमें भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है थर्मल, ठीक है। और बिहार में थर्मल प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ है, आओ, आटी में है, कहलगांव में है, नवीनगर में है, बाढ़ में है, बरौनी में। मनोज जी जाग जाइए, इतना इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, आप मार रहा है जबकि शाम में भी आप सो जाते हैं, नहीं तो रात में क्या हाल होता होगा आंखों का, जब शाम में आप आंख को इतना परेशान करते हैं, गजब हाल है। यहाँ पे लिख लो, कॉपी के ऊपर में, कॉपी के ऊपर में, बिहार में कहलगांव, नवीनगर,
कांटी, नबीनगर औरंगाबाद में, बिहार में कहलगांव, नबीनगर, कांटी, कांटी बार, कांटी मुजफ्फरपुर में है, और बरौनी ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। ताप विद्युत के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है? 3 दिन में, 3 दिन में बिहार का सर्वे आ रहा है। ठीक है? इस आंकड़ा को सर्वे से नोट कर लीजिएगा कि प्रति व्यक्ति, हम तो बता ही देंगे, इसीलिए पिछले साल का हम नहीं लिखा रहे हैं। 2024-25 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत बिहार में कितनी, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होगा। किस जिला में सबसे अधिक है, किस जिला में सबसे कम है। आजकल कहा भी जाता है कोई क्षेत्र का विकास हुआ है तो हम किस आधार पे उसको हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है कि नहीं? भारत में डिटरमाइन करने का सबसे सशक्त माध्यम है प्रति व्यक्ति आय में। भारत में सबसे सशक्त माध्यम है प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितनी। ठीक है कि नहीं? कितना प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत होगी, विकास का पैमाना क्या होगा, उतना अधिक होगा। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई उससे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन भारत जैसे देश में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना बड़ा कठिन है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय कैसे कैसे डिटरमाइन, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। कि जनसंख्या का ही बहाव इतना तेज है, और ऐसे देशों में, लोकतांत्रिक देशों में, हम कानून बना के उसको हम अंतिम रूप नहीं दे सकते। ऐसे भी सोशल रिफॉर्म, कोई भी कानून बना के अस्थायी समाधान नहीं कर सकते। उसके लिए जब तक कंसेंसस नहीं रहेगी, पीपुल पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा, तब तक हम इन सब चीज़ों को, जब तक उस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि 10 बच्चे की जगह 2 बच्चे को हम अच्छे से पाल पोस सकते हैं, अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं। ठीक है? पहले लोग 10 बच्चे क्यों पैदा करते? क्योंकि स्वास्थ्य सेवा नहीं थी। आता था एक तो महामारी, डायरिया फैला, 10,000 बच्चा साथ। लेकिन अब क्या हो गई, अब स्वास्थ्य सेवा का विस्तार हो गया, जगह जगह डॉक्टर आ गए। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी काफी सुधार की, विशेषकर बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, लेकिन जो विकसित राज्य है वहाँ की स्वास्थ्य संरचना शहर से आपको कम नहीं मिलेगी। केरल में आप जाइए, तमिलनाडु में आप जाइए, स्वास्थ्य संरचना मिलेगी। महाराष्ट्र में आप जाइएगा, स्वास्थ्य संरचना आपको बेहतर मिलेगी। हम लोग क्या पीएससी में अभी भी डॉक्टर लालटेन से ऑपरेशन कर डालता है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि अब हम लोग का स्थानीय स्तर पर देखिएगा, ब्लॉक वगैरह में भी हॉस्पिटल क्या है, काम कर रहा है, लोग जाते हैं। ठीक है? मूल बिंदु पे आइए। इस पे एक आशा कार्यकर्ता तो बहुत प्रसिद्ध है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 2005 में शुरू हुई थी। 2000, मैं कहता भी हूँ कि मनमोहन सिंह के समय में 3-4 बातें कभी नहीं भूली। अभी उनका निधन हुआ है तो परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। आरबीआई के गवर्नर रहे, नई आर्थिक सुधार के जनक रहे 1991 में। एलपीजी आधारित 3 तत्व एलपीजी बेस्ड और उसके जनक कहलाए। उनके समय में आरटीआई आया, उनके समय में नरेगा आया, उनके समय में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना आई, और उन्हीं के समय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक भी आया। इसमें मोदी साहब इतना लोकप्रिय हो गए और एक नई योजना अपना चला के, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, नहीं, उसके माध्यम से मुफ्त में अनाज दिए, जिस पर अभी चिंता भी व्यक्त किया सुप्रीम कोर्ट। इस तरह के बेवरेज को थोड़ा सा नियंत्रित करने का प्रयास, जिससे कि लोगों में श्रम के प्रति उत्साह भी रहे। ठीक है? जहाँ भुखमरी है, घनघोर गरीबी है, वहाँ पे इस तरह की योजना को चलाइए। ठीक है? आज एक रिपोर्ट भी आई है बेवरेज से कि फ्री में महिलाओं को दिल्ली में हम फ्री बस सेवा देते थे, तो 34,000 करोड़ का उस पर सरकार पर क्या हुआ, बोझ पड़ा। अरे जो ये इतना समृद्ध महिला है, इससे पैसा लो भाई। ये बेचारा गरीब दलित दिखते ही लग रहा है कितना गरीब है। ठीक है कि नहीं? इससे पैसा मत, तो इसको फ्री सेवा दो। लेकिन जो धनी मनी महिला है, जिसके बैग
5,000 रुपया के हैं, 1,000 का उसमें स्नो है, 2,000 रुपये का पाउडर है, 3,000 रुपया का आईना है। अरे नहीं जानती हो, दिल्ली में जाओगी तो सबके बैग में स्नो पाउडर लिपस्टिक मिलेगा। अब कोई, जैसे हम लोग क्या थोड़ा संकोच करती है ना महिला बाहर में सजने समझने में, वहाँ कोई संकोच नहीं है। ऑफिस में उतरने से पहले हल निकालेगी आईना, मेट्रो में आप तो खैर लगता है कुछ विशेष यात्रा की है। चलिए आगे चलिए, आशा है समझ गया। इसको बेवरेज क्यों देंगे? यदि आप इस आधार पे थोड़ा सा कार्ड बना दीजिए ना, सबसे अच्छा है। जो सबसे ज्यादा जिसको जरूरी है उसके लिए कार्ड बना दीजिए, काम ही खत्म है। 50-60% तो ऐसे ही पैसा बचत हो। वो 17,000 1700 करोड़ रुपया का, 17,000 करोड़ रुपया का कोई शिक्षा स्वास्थ्य की योजना चला दीजिए, ठीक है कि नहीं? जय जय हो जाएगी। आगे लिखिए, कहाँ थे हम लोग? हाँ, हम लोग थे जलप्रपात तो हो गया, आप क्या करो? तो झील, चलो झील की ओर, झील में चलते हैं, ठीक है। देखिए, बिहार में झील अक्सर है, जो अधिकांश झील है वो गोकुल झील। बिहार में झील को मन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो बातें पहले लिखो, लिखेंगे। बिहार में अधिकांश झील, बिहार में अधिकांश झील गोकुल झील है, इसे मन कहते हैं। मन, इसे मन कहते हैं। सबसे चर्चित झील बिहार का कौन सा है? कांवर झील, जिसको बीपीएससी देता है कनवार झील। बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक देखे होंगे, हम तो साथ साथ रखे हुए हैं, ठीक है। उसमें लिखा हुआ है कनवार झील, घबराना नहीं है। कनवार झील ही कांवर झील है, आपको बता दिए। यदि फिर वो क्वेश्चन रिपीट करेगा तो जा और क्या थे, कांवर तो लिखा हुआ कनवार, इनमें से कोई नहीं भी है, मार दिए। तो जानता हुआ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सत्यानाश कर दीजिएगा। तो याद रखिएगा, तो लिखेंगे सबसे बड़ा झील कौन सा है गोकुल झील में? कांवर झील। अब बताए थे हिमालय नदी तंत्र गोकुल झील बनाती है। जब अवसाद ज्यादा हो जाता है तो बीच से नदी हट जाती है और गोकुल गाय के खुर की तरह का झील बना देती है, तो आपका कांवर झील है। और बिहार का पहला रामसर स्थल है और भारत का 37वां रामसर। हालांकि बीपीएससी पूछ री एग्जाम जब लिया था दिसंबर में, 67वीं 68वीं का री एग्जाम लिया था, तो एक सेंटर का लिया था ना शायद, इस बार भी लिया है एक सेंटर का। तो उस री एग्जाम वाले में क्वेश्चन ये दे दिया था, 2 महीना पहले ही हुआ था। ऐसे भी ये सब तथ्य, ऐसा तथ्य है कि पूछेगा ही। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता में स्वतंत्रता के बाद विधानमंडल के द्वारा पारित पहला राज्य है जिसने लागू किया, पूछेगा ही। नहीं पूछने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुजरात दूसरा राज्य है जो उस ओर अग्रसर है, रंजना देसाई अध्यक्ष है, पूछेगा ही। नहीं पूछने का सवाल ही पैसा पैदा नहीं होता है, ठीक है। नहीं, कुछ तत्व तो ऐसा, SCO इस्लामाबाद में उसकी बैठक हुई, भारत के विदेश मंत्री गए, पूछेगा ही भारत की तरफ से कौन गए थे, ठीक है कि नहीं। कुछ तथ्य तो ऐसा होता है कि आउट रहता है, उस पर नजर देके रहिए। कुछ कंसस अवस्था में रहिए, जैसे PMCH अभी पूछेगा आपसे कि PMCH की स्थापना कब हुई थी, 1925 में हुई। अक्सर आप बिहार में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। आगे चलिए, नेक्स्ट हम लोग सकोला नहीं, हम लोग हैं गोकुल झील में है ना, तो कांवर झील में। कांवर झील, कांवर झील यह एशिया का सबसे बड़ा गोकुल झील है, जो मझौल बेगूसराय में है, नीरज जी के घर के पास। भी नहीं लिख लेना है, पहले ये लिख लो। इसके बाद अब लिख दिए एशिया का सबसे बड़ा झील है, तो भारत का कैसा होगा? हाँ, जब भी एशिया का सबसे बड़ा है तो भारत का सबसे बड़ा हो गया। गोकुल झील है तो बेगूसराय में, यहाँ तक लिख लिया ना, मझौल बेगूसराय। लेकिन नहीं, एक बार बीपीएससी दे दिया था, उत्तर बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, अब मोहल्ला का नाम दे दिया था, ठीक है। कैदराबाद, दरभंगा, कुनार के पास कौन मोहल्ला था है जी? दिलावरपुर, दरभंगा।
ने दरभंगा में भी कंफ्यूज करा दिया। इस तरह के विकल्प नहीं देने चाहिए, ठीक है, ये बेकार का हो गया। अरे आप दरभंगा के थे तब ना जानते हैं क्या हैदराबाद में हुआ। लेकिन जो दरभंगा का नहीं है, ठीक है, वो तो दरभंगा जानेगा, ठीक है, पेपर में ही दरभंगा ही आएगा, ये तो नहीं आएगा। पहले वो बंगाली टोला में एस्टेब्लिश हो रहा है किसी बिजली ऑफिस के पीछे, लेकिन कतिपय तकनीकी कारणों से वो चला गया कहाँ, वो हैदराबाद चला गया। मूल में आ जाइए, ठीक है कि नहीं। तो मूल कहाँ है, जो अभी मैंने आपसे पूछा, मझौल, बेगूसराय। और दूसरा, बिहार का पहला रामसर स्थल है। पहले लिखाते थे एकमात्र है, अब लिखाते हैं पहला है, भारत का 37वां, तो ना तीसरा पॉइंट, बिहार का पहला रामसर स्थल है, बिहार का पहला रामसर स्थल है और भारत का 37वां। नोट, वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल हैं। वर्तमान में बिहार में 3 रामसर स्थल, कामर, बेगूसराय, नक्की, जमुई, नक्टी, जमुई, नक्की, नक्की, जमुई, नक्टी, जमुई, जमुई। नोट, भारत में वर्तमान में 89 रामसर स्थल है। नोट, भारत में वर्तमान में 89 रामसर स्थल है। 89 89 रामसर स्थल, ठीक है। बस अभी इतना ही रखो, फिर रामसर अलग से बताएंगे। लिटरेचर में तो बता, मौखिक तो बता ही रहे बार बार कि रामसर आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक संधि है, जो ईरान में रामसर शहर में, रामसर शहर है किसका, ईरान का, ठीक है कि नहीं। ईरान का रामसर शहर है, और वहाँ इसके आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई 1971 में। 1975 में लागू किया गया, और भारत ने उस पर काम करना शुरू किया कब से, 1986 से, ठीक है। चिल्का को हमने पहला रामसर स्थल घोषित किया, और अब तो धीरे धीरे हम लोग इस पर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और आज की तारीख में, एक समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा था, अब तमिलनाडु सबसे ज्यादा रामसर स्थल वाले राज्य हो गए। ध्यान रखिएगा कि रामसर का जो मुख्य साइट है, जैसे करंट में आपका तमिलनाडु में 2 घोषित किया गया है, एक सिक्किम में घोषित किया गया है और एक झारखंड में घोषित किया गया है। उन सब करंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मिसलेनियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी में भी इम्पोर्टेंट है, एनवायरमेंट में भी इम्पोर्टेंट। ये ऐसा टॉपिक है जो 4-5 भाग को समेट लेता है। आगे चलिए, इसके बाद आइए, अभी हम लोग झील में हैं, घोघा झील। आइए, घोघा झील, कटिहार, घोघा, कटिहार, तुम लोग इतना ही लिख लो, घोघा, कटिहार, जगतपुर, भागलपुर, जगतपुर, भागलपुर, जगतपुर, भागलपुर, जगतपुर, भागलपुर, अजय, कैमूर, अजय झील, कैमूर, अजय झील, कैमूर, अजय झील, कैमूर, ठीक है, अजय झील, कैमूर। इसके अलावा खड़गपुर झील, मुंगेर, खड़गपुर झील, मुंगेर, और मत्स्य गंगा झील, और मत्स्य गंगा झील, गंगा झील, सहरसा में। कहाँ है, सहरसा में, ठीक है, कहाँ है, सहरसा में, याद रखिएगा। करीब में नोट में लिख दो, बिहार के प्रसिद्ध गर्म कुंड, बिहार के प्रसिद्ध गर्म कुंड लिख लो नोट में, बिहार के प्रसिद्ध गर्म कुंड लिख लो जल्दी से।
राजगीर में है ब्रह्म कुंड, सबसे गर्म है। ऐसे भी सबसे गर्म कुंड राजगीर में ही है। किसी को इन संबंधी परेशानी हो, गर्म कुंड में जाके स्नान करवा दीजिए। किसी डॉक्टर के चक्कर में रहिएगा, उससे अच्छा है कि 50% ऐसे ही ठीक हो जाए। और गर्म कुंड में सल्फर की मात्रा होती है, स्किन रोग आपका ऐसे ही समाप्त हो जाता है। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है जी? आज जी लगता है गए, और क्या चेहरे देख के हम समझ। नेक्स्ट आगे चलिए। गर्म कुंड कहाँ है? ब्रह्म कुंड, सूरज कुंड, सब राजगीर में। सूरज कुंड, सप्तधारा, सप्तधारा कुंड, मखदूम कुंड, सप्तधारा कुंड, मखदूम कुंड। ठीक है, वहां सब गर्म कुंड है। मखदूम कुंड। देखो राजगीर का याद कर लोगे तो मुंगेर का याद करने की जरूरत नहीं होगी। परीक्षा में यदि देगा तो यही देगा कि कौन सा कुंड राजगीर में नहीं है, तो चुन लोगे, यही चार है ही, किसी चार को याद कर लो। लेकिन मुंगेर का लिख लो कॉपी पूरा करने के लिए, कॉपी में लिखा रहता है तो बात नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई रहता है। लिख लो मुंगेर में है सिंगार ऋषि, सिंगार ऋषि लक्ष्मेश्वर, सिंगार ऋषि तो सिंगी, लक्ष्मेश्वर, पंचतर और पंचतर। लक्ष्मेश्वर लिख लीजिए। चलिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, नहीं लिखे तो नहीं लिखे, छोटा चीज में भी 5 बार बोलो। ठीक है, राजगीर का याद हो गया ना? कौन कौन है राजगीर में बताओ? राजगीर में कौन कौन है? राजगीर में कौन कौन है? राजगीर में कौन कौन है? ठीक है, अब झील में भारत का थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, भारत का झील, भारत का झील, भारत का झील लिख लीजिए थोड़ा सा फटाफट। 10 ठो, अरे इतना तो पढ़ चुके हो। सबसे पहले मीठे पानी का झील लिख लो। झील के कई कैटेगरी होते हैं, मीठे पानी, खारा पानी, गोखुर झील, नहीं कृत्रिम झील, एक होता है प्राकृतिक झील, एक होता है कृत्रिम झील। ठीक है, गोविंद सागर क्या है? मानव निर्मित झील। लेकिन लोनार झील क्या है? प्राकृतिक झील है। तो इसी कड़ी में हम लोग उसको देखना चाहेंगे, तो लिखिएगा। सबसे पहले लिखो मीठे पानी का झील, कोलेरू आंध्र, कोलेरू, कोलेरू हाँ आंध्र। हाफलॉन्ग और दीपोर, हाफलॉन्ग और दीपोर आसाम। हाफ लॉन्ग लिखो ना, हाफ लॉन्ग और दीपोर असम। टोकटक मणिपुर, टोकटक झील मणिपुर। डल और बुलर जम्मू कश्मीर, डल और बुलर सलीम अली महाराष्ट्र। भोजताल सलीम अली महाराष्ट्र, भोजताल मध्य प्रदेश। शिव सागर, शिव सागर महाराष्ट्र। तसोमगो, तसोमगो सिक्किम, तसोमगो सिक्किम। रेणुका हिमाचल, रेणुका हिमाचल। ठीक है, अंजलि पंजाब, अंजलि पंजाब। उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है, बूलर, झेलम नदी पर बूलर और डल, ये दोनों को नदी भी ब्रैकेट में लिख देना, ऑलरेडी लिखे भी हुए हैं। नहीं, ठीक है,
बस। अब खारे पानी की झील लिख लो, खारे पानी की झील। सबसे इंपॉर्टेंट खारे पानी की झील में लिख लो सांभर, राजस्थान। सांभर राजस्थान, सांभर राजस्थान। पुलिकट आंध्र प्रदेश, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश। अष्टमुडी केरल, केरल। वेम्बनाड केरल, वेम्बनाड केरल। वेम्बनाड। चिल्का उड़ीसा, चिल्का उड़ीसा। कोला, कोला है राजस्थान। कंदुबी, 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 कंदुबी आसाम, कंदुबी आसाम। गोखुर झील याद ही है, गोखुर झील में और झील लिखे है ना गोखुर, याद ही है। कामर झील डिब्रू से खोबा है, लिख देंगे कामर झील, गोखुर झील। गोखुर झील में लिखो कामर झील, बेगूसराय बिहार। डिब्रू से खोबा आसाम, और डिब्रू से खोबा आसाम, डिब्रू से खोबा आसाम। चौथा प्रकार होता है कृत्रिम झील, कृत्रिम झील। सबसे बड़ा मानव निर्मित झील कौन सा है? गोविंद सागर, लिख लेंगे पहले गोविंद सागर। सबसे बड़ा मानव निर्मित, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। हाँ जी, सबसे बड़ा मानव निर्मित गोविंद सागर, हिमाचल, सतलज नदी इस पर है, वो सतलज नदी पर। कोडाई कनाल तमिलनाडु, टिक लगा लो कोडाई कनाल, कोडाई कनाल तमिलनाडु। ठीक है। हुसैन सागर, हुसैन सागर झील तेलंगाना, मूसी नदी पर। मूसी नदी पर है। किस नदी पर है? किस नदी पर है? मूसी नदी पर, याद रखिएगा। ठीक है, किस नदी पर है? मूसी नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट, नोट में लिख दीजिएगा, नोट में। ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी की क्रिया से, ज्वालामुखी की क्रिया से, ज्वालामुखी की क्रिया से बनने वाली, बनने वाली प्रमुख झील है लोनार। लोनार भारत का है, लोनार। तुर्की का है बान, तुर्की का है बान, बान। है बान झील सबसे ज्यादा लवणीय झील है, 330% है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा लवणीय झील है, 330% है उसमें लवणता की प्रतिशत। है 330। है हिमानी, हिमानी मतलब हिम से बना। जितना ताल है, नैनीताल, भीमताल, नचुकी ताल, ये सब जितना ताल है वो सब आपका क्या है? हिम से बना। लिख देंगे हिमानी झील, हिमानी झील लिखो ना। सभी ताल, एक एक लाइन में सभी ताल, जैसे नैनीताल, भीमताल,
सभी ताल, सभी ताल, नैनीताल नाम सुने हैं ना? ताल इत्यादि, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग सभी चीज को देख लिए। आज की जलप्रपात की कड़ी में भेड़ाघाट आधार पढ़ लिए, कुंडू पढ़ लिए, चित्रकूट पढ़ लिए। चित्रकूट कहाँ पढ़े थे? वेरी गुड, जिसको भारत का नियाग्रा कहते। कुंडू कहाँ पढ़े थे? स्वर्णरेखा झारखंड पढ़े थे। योग पढ़ लिए, कहाँ पढ़े थे? शरावती नदी पर। शिव समुद्रम पढ़ लिए, कहाँ पढ़े थे? बहुत बढ़िया। इसका चुलिया पढ़ लिए, चंबल पे है। चुलिया कहाँ है? चंबल पे है। और दसम कहाँ है? कांची झारखंड में। बस यही दो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं कॉपी के ऊपर। चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पे राजस्थान में है। जबकि दसम जलप्रपात, जबकि दसम जलप्रपात, दसम जलप्रपात कांची नदी पर झारखंड में। कांची नदी पर झारखंड में, कांची नदी पर झारखंड में है। बस कुंड पढ़ लिए सब। भीम बांध लिखे हो ना? भीम बांध मुंगेर में, भीम बांध लिख लिए हो, सब लिख लिए हो सब, ठीक है कि नहीं? तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस कक्षा की छात्री के अवसर पर मैं ज्यादा लेना पसंद, लेकिन आई तो जरूरी है। एक बांध और परियोजना छूटा नहीं है। इसको हम, हमारा एक चैप्टर है भारत की सिंचाई परियोजना और सिंचाई साधन, इसको हम लोग जल संसाधन कहते हैं। कल छोटा अध्याय है जल संसाधन। तो कल हमें, क्योंकि जब बड़ा अध्याय पढ़ लेते हैं उसके बाद छोटे अध्याय की आवश्यकता महसूस की। तो कल हमारी जल संसाधन में सिंचाई के तंत्र और सिंचाई परियोजना को और विभिन्न बांध को लेकर हम आएंगे और इस कक्षा को हम लोग पूरा कर लेंगे। उसी में रामसर संधि को भी कल, क्योंकि रामसर इम्पॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा विशेष रूप से देखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि यदि आप इस तरह से उसको देखिएगा। इसके बाद आपकी महत्वपूर्ण अध्याय में भारत के समान भूगोल में मिट्टी बसता है, थोड़ा सा उसका भी महत्ता है, मिट्टी बसता है। और मिट्टी के बाद आपके मानसून और जलवायु बसती, ठीक है कि नहीं? इस तरह से अगले 2-3 दिनों के अंदर भारत की सामान्य भूगोल समाप्त हो जाएगी। लेकिन समाप्त तो तभी होगा जब आप उसको, बीच में मैं कल होगा तो पूछताछ भी कल दे चुका हूं, कल है तो परसों मैं जरूर पूछूं, चाहिएगा। मौखिक पूछताछ में हूँ तो आप लोग, चेतावनी दे रहा हूँ कि थोड़ा सा, अब ऐसा भी नहीं कि हम ही को डायलॉग दे दीजिए। चुनौतियों से खेलना हम लोग का पुराना शौक रहा। श्रीमान की चेतावनी को हम लोग जय हिंद, गुड डे एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत जल्द करेंट और मिसलेनियस की भी कक्षा होगी, मानसिक स्थिति बना लेंगे। टेक केयर, थैंक यू।